नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टूडियस स्कॉलर्स में। बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। बच्चों, क्षितिज के अंतर्गत हम काव्यखंड पढ़ रहे हैं और उसमें आज के हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद और उनके द्वारा लिखी जो कविता है वो है आत्मकथन। तो बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय एवं उनका कृतित्व परिचय जानेंगे। क्या क्या जानेंगे? जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उन्होंने जो कृतियां लिखी थी उन कृतियों के परिचय के बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो एक छायावादी कवि थे। कौन से कवि थे? छायावादी कवि थे। जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक काल के कवि थे और आधुनिक काल में जो छायावाद आया उसके ये प्रमुख स्तंभ रहे। देखो बच्चों, 4 प्रमुख कवि थे छायावादी: सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी। तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनका कृतित्व परिचय जानेंगे। सर्वप्रथम तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी यानी बनारस में हुआ था, जो आजकल उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी के प्रसिद्ध यानी बनारस को काशी भी कहते हैं, काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में ये पढ़ने गए, परंतु क्या है, स्थितियां अनुकूल नहीं थी इनके घर की। इस कारण ये 8वीं से आगे औपचारिक अध्ययन नहीं कर पाए, मतलब ये स्कूली शिक्षा 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में इन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, हिंदी और फारसी का अध्ययन किया, यानी स्व अध्ययन किया इन्होंने। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। देखो, इनका जन्म हुआ 1889 में और इनका निधन हुआ 1937 में। अब हम इनकी काव्य कृतियां जानेंगे जो कि प्रमुख है। वो है चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। देखो बच्चों, कामायनी जो इनका काव्य है ये महाकाव्य जाना जाता है और इस महाकाव्य में इन्होंने मानव के जीवन जगत के बारे में लिखा कि कहाँ से मानव का जन्म शुरू हुआ और कहाँ जाकर उसका अंत हुआ। तो कामायनी है जो आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाती है। कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया, यानी कामायनी जब इन्होंने लिखी तो इन्हें मंगला प्रसाद नामक पुरस्कार दिया गया। देखो बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी कवि तो थे ही, इन्होंने प्रकृति के साथ और बाकी ओज रूपी कविताएं लिखी, देश प्रेम की कविताएं लिखी, लेकिन उसके साथ साथ ये एक सफल गद्यकार भी थे, यानी इन्होंने गद्य भाषा में भी बहुत कुछ लिखा। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और धूर्स्वामिनी उनके प्रमुख नाटक थे। इन्होंने इन नाटकों को लिखे क्योंकि देखो बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे, इतिहास और दर्शन शास्त्र में इनकी गहरी रुचि थी। इस वजह से इन्होंने अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी जैसे नाटक लिखे। इसके अलावा इन्होंने कंकाल, तितली और इरावती जैसे उपन्यास भी लिखे। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके प्रमुख कहानी संग्रह। तो बच्चों, ये आपको इनके कृतित्व याद रखने पड़ेंगे कि इनकी जो काव्य कृतियां थी वो तो चित्राधार, मतलब जो इन्होंने कविताएं लिखी उनके नाम है ये। कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी इनका महाकाव्य था। इसके साथ साथ ये सफल गद्यकार भी थे, तो इन्होंने अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी जैसे नाटक लिखे। इसके साथ ही कंकाल, तितली और इरावती जैसे इन्होंने उपन्यास लिखे। साथ ही आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके प्रमुख कहानी संग्रह थे। ये कहानियां नहीं है बच्चों, ये कहानियों के संग्रह हैं। प्रसाद जी का साहित्य जीवन कैसा था? प्रसाद जी के साहित्य जीवन की जो कोमलता, माधुर्य शक्ति और इनका जो साहित्य है वो ओज का साहित्य माना जाता है, यानी इनके साहित्य में कोमलता थी, माधुर्य था, शक्ति थी, साथ ही जोश यानी ओज गुण का भी साहित्य इनका माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता और सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता इनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता है। देखो, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? अतिशय काल्पनिकता, यानी कल्पना से परे ये अपनी कविताओं को करते हैं। साथ ही सौंदर्यता का सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभव इन्हें था। साथ ही प्रकृति प्रेम से संबंधित कविताएं लिखी, देश प्रेम से संबंधित कविताएं लिखी और शैली यानी भाषा की जो लाक्षणिकता है वो इनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में देखो, मैंने आपको पूर्व में भी बताया, इतिहास और दर्शन शास्त्र में इनकी गहरी रुचि थी जो इनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। इतिहास में इनकी गहरी रुचि होने के कारण इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी जैसे, अजातशत्रु जैसे नाटक लिखे। इसके साथ ही इनकी दर्शन शास्त्र में भी गहरी रुचि थी। अब देखो, उन दिनों जब जयशंकर प्रसाद जी
छायावादी काव्य में अपनी कविताएं कर रहे थे, उन्हीं दिनों मुंशी प्रेमचंद जी के संपादन में एक हंस पत्रिका का संपादन हुआ। उस संपादन में क्या था, एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। तो प्रसाद जी के मित्रों ने भी प्रसाद जी से आग्रह किया कि वे भी अपनी आत्मकथा लिखे, लेकिन प्रसाद जी इससे सहमत न थे और इसी असहमति के तर्क से उनकी जो ये कविता पैदा हुई, इसका नाम है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार सन 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। हंस को किसने संपादित किया था? देखो बच्चों, हंस का जो संपादन है वो मुंशी प्रेमचंद ने किया। किसने किया? मुंशी प्रेमचंद ने किया। और उनका जो आत्मकथा विशेषांक था उसमें उनकी ये कविता आत्मकथा प्रकाशित हुई। और आत्मकथा कथा में क्या था, इसमें मतलब आत्मकथा लिखनी है या न लिखनी है, सहमति और असहमति के तर्क के बीच में जो ये कविता लिखी गई, इसका नाम है आत्मकथा। छायावादी शैली, कौन सी शैली में लिखी गई? छायावादी शैली में लिखी गई। इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। जीवन का यथार्थ यानी वास्तविक जो पक्ष था उसकी, और अभाव पक्ष जो इनकी गरीबी थी उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति इन्होंने की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, यानी ललित का अर्थ होता है कोमल, ललित का अर्थ होता है कोमल भी होता है और ललित का अर्थ सुंदर भी होता है, कोमल और नवीन शब्दों और बिंबों का यानी परछाइयों का प्रयोग किया। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे इन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा क्या है, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। यानी उनके ये नहीं है कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा तो ये बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, वो क्या थे, एक सामान्य व्यक्ति थे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है आत्मकथा में जिसे कि महान रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति की आत्मकथा है। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ महान कवि की एक विनम्रता भी है। क्या है? विनम्रता है। तो कवि ने यहाँ क्या किया है, मतलब अपना जो यथार्थ बताया है उसके साथ साथ विनम्रता भी प्रकट की है। तो आज हम कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथा है, इसको देखेंगे बच्चों शब्दार्थ और भावार्थ के साथ। देखो बच्चों, कक्षा 10 में जब हम भावार्थ लिखते हैं तो भावार्थ से पहले हम प्रसंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रसंग लिखते हैं, साथ ही हम फिर उसकी व्याख्या करते हैं। तो देखो बच्चों, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी आज घनी। देखो ये आत्मकथ्य कविता से लिया गया है ये। तो इसमें सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसके शब्दार्थ देखेंगे। मधुप का अर्थ है भोरा, मधुप का अर्थ है भौरा, और गंभीर का अर्थ है गहरा। अनंत नीलिमा का अर्थ है यानी सीमा रहित का विशाल नीला आकाश, आकाश की कहीं कोई सीमा नहीं होती है। जीवन इतिहास का मतलब है जीवन की कहानी, और व्यंग मलिन का अर्थ है खराब ढंग से निंदा करना। उपहास, उपहास का अर्थ है मजाक। गागर, गागर का अर्थ है जीवन रूपी घड़ा, और रीति का अर्थ है खाली। तो प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथा से लिया गया है। इसमें कवि ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव की बात कही है। जीवन में क्या यथार्थ है और उसके अभाव की बात कही है। जीवन की दुर्बलताएं जानने का इच्छुक लोगों पर इन्होंने कटाक्ष किया है। जो लोग इनके जीवन की दुर्बलताओं को जानना चाहते थे उनके ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया है। तो कवि क्या कह रहा है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। मधुप का यहाँ अर्थ है भंवरा, जो काला कीट होता है वो भंवरे फूलों के ऊपर गुंजन करते हुए घूमता है। तो कवि कह रहा है कि गुंजन करते हुए भंवरे, गूंजाते हुए भंवरे और डालों से सुरक्षा कर गिर रही पत्तियां जीवन की करुण कहानी सुना रहे हैं। यानी भंवरा क्या करता है, एक फूल से दूसरे फूल पे जाता रहता है। उसी प्रकार पत्तियों से भरा हुआ जब पेड़ होता है वो क्या करता है, पतझड़ में क्या कर रहा है, पतझड़ में उसकी सारी पत्तियां गिर जाती है और वो ठूंठ की तरह रह जाता है, और उसके जीवन की करुण कहानी एक बयां होती रहती है। उनका अपना जीवन भी, यानी भंवरे का जीवन हो चाहे पेड़ का जीवन हो, व्यथाओं की कथा है। कहने का आशय है कि फूल से फूल पर भटकते भीर की गुंजार क्या, यानी फूल से फूल पर भटकता हुआ जो भंवरा है उसकी गुंजार का अर्थ कुछ नहीं होता है। देखो बच्चों आगे देखो, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं। अपना वनिल व्यंग मलिन
उपहास। अब आप देखो बच्चों, गंभीर गंभीर अनंत नीलिमा यानी सीमा से परे जो आकाश होता है, असंख्य यानी बहुत सारे, जीवन इतिहास यानी जीवन का जो इतिहास है यह लोग करते रहते हैं। व्यंग मलिन, व्यंग मलिन का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा खराब। उपहास का मतलब होता है मजाक। तो देखो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि कभी न तृप्त होने वाली प्यास की करुण कहानी है। मेरे जीवन की जो कहानी है वो उनके दोस्तों ने, उनसे मित्रों ने कहा था उनकी आत्मकथा लिखने के लिए, तो वो अपनी आत्मकथा में बता रहे हैं कि मेरी आत्मकथा है जो कभी न तृप्त होने वाली प्यास की करुण कहानी है। डालों से मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां जीवन की नश्वरता की कहानी सुना रही है। देखो पेड़ के ऊपर पत्तियां लगती है लेकिन वो उम्र भर नहीं रहती। जब तक पेड़ रहता है तब तक वो पत्तियां नहीं रहती, पतझड़ आते ही वो पत्तियां गिर जाती है। इसी प्रकार शरीर भी नश्वर है, आज है और कल नहीं है। इस प्रकार डालों से मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां जीवन की नश्वरता की कहानी सुना रही है। इस अनंत नीले आकाश के नीचे असंख्य जीवन पल रहे हैं। आप सभी जानते हो ये जो नीला आकाश का इसके नीचे, इसके अंदर यानी इसके नीचे इस पृथ्वी पर करोड़ों अरबों खरबों जीव पल रहे हैं। सबका अपना अपना अलग अलग इतिहास और अपनी अपनी आत्मिकथाएं हैं। कवि कहता है इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास है। ये जो अनंत नीलिमा यानी अनंत जो नीला आकाश है इसमें बहुत सारे जीव पल रहे हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना वनिल व्यंग मलिनोपहार। और ये क्या कर रहे हैं, ये लिखने वालों ने स्वयं ही अपने आप को व्यंग एवं उपहास का पात्र बनाया। यानी कि कवि ये कहना चाहते हैं कि यदि मैं अपना जीवन की आत्मकथा लिखूंगा तो मैं स्वयं ही उपहास का पात्र बन जाऊंगा, यानी हंसी मजाक का पात्र बन जाऊंगा। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी भी थी, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रही थी। देखो यहाँ कवि अपने मित्रों से कह रहे हैं तुम ये सब जानकर भी कि मेरा जीवन कितना कमजोरियों से भरा हुआ है और कितना दुखी है, मेरे जीवन की यथार्थता और मेरे जीवन की मार्मिकता जानकर भी तुम क्या चाहते हो कि मैं कह डालूं दुर्बलता अपनी भी थी, जो मतलब मैं अपनी दुर्बलताओं से युक्त आत्म कहानी है उसे लिख डालूं। यानी कवि अपने मित्रों से ये पूछते हैं क्या यह सब देखकर भी वे चाहते हैं कि वे अपनी दुर्बलताओं से युक्त आत्म कहानी को लिखें। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रही थी। और इस खाली गगरी जैसी महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर तुम्हें क्या सुख प्राप्त होगा, यानी जब तुम मेरी आत्मकथा को पढ़ोगे तो क्या तुम सुख पा सकोगे, नहीं पा सकोगे तुम सुख, क्योंकि जो मेरा जीवन रूपी मेरी गागर है यह क्या है, रीति है, यानी खाली पड़ी है। तो देखो बच्चों हमने यहाँ जो ये 3 पंक्तियां पढ़ी है यानी कुल मिलाकर के 6 पंक्तियां हैं और इन 6 पंक्तियों में हमने जो जाना है उसकी हम विशेषता हम यहाँ देखेंगे। देखो कवि प्रसाद ने जीवन का यहाँ प्रतीकात्मक वर्णन किया है, यानी जीवन जो यथार्थ जीवन है उसका प्रतीकात्मक वर्णन किया है कि इस नाशवान दुनिया में दुख और तकलीफों का अंत नहीं है। इस असीम आकाश के नीचे सैकड़ों जीवन पल रहे हैं लेकिन सबका अपना अपना इतिहास है और कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो बिना तकलीफ के जी रहा हो। तो पद्यांश में क्या आया है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली आई है। कौन सी, यानी संस्कृत से लगती हुई खड़ी बोली आई है। अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है, वर्णों की, यानी एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, इसलिए वर्णों की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। एवं प्रतीकात्मक छायावादी शैली है। कौन सी शैली है, छायावादी, क्योंकि कवि छायावादी है इसलिए शैली भी छायावादी है। तो देखो बच्चों आज हमने यहाँ कवि का जीवन परिचय पढ़ा और इसके साथ ही हमने कुछ पंक्तियां कवि की सप्रसंग व्याख्या की आत्मकथा नामक कविता की। तो बच्चों यदि आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। हम आगे के जो हमारी पंक्तियां हैं पद्यभाग की इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।